विचार आना चाहिए। तो आप भी हमें ये बताइए कि आपका क्या अनुभव है, ये आज हम लोग जिस दौर में हैं, उसमें आप राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? किस तरीके की राजनीति आपको नज़र आती है समाज में? राजनीति जो है हम उस तरीके से देख रहे हैं कि लगता है कि जो अभी बताया भाई साहब ने कि अंग्रेज़ों का जो था डिवाइड एंड रूल पे वोट डालो और राज करो, तो इनसे मैं थोड़ा बहुत सहमत हूँ, लेकिन कुछ बातों पे मैं नहीं सहमत हूँ। इसलिए जैसे नहीं सहमत हूँ, जैसे जैसे अभी इन्होंने कहा कि मज़दूरी टेक्निकल युग आ रहा है, मज़दूरों की चीज़ें कम हो रही हैं और हम लोग बेरोज़गारी की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे देश में क्या है कि शिक्षा जो है इतना महँगा कर दे रहे हैं कि कोई शिक्षा पा ही नहीं रहा है। और अगर हम देखें तो शिक्षा अभी आप केरल को ले लीजिए, 99% वहाँ नियर अबाउट शिक्षित लोग हैं और वहाँ का कोई मतलब शहर नहीं है हमको लगता है। विदेशों में भी वहाँ की आपको नर्सें मिल जाएँगी, वहाँ के आपको इंजीनियर मिल जाएँगे, वहाँ के आपको मतलब हर तरह के लोग मिल जाएँगे। तो कारण क्या है कि वो शिक्षित हुए और शिक्षित हुए तो जो काम करते हैं वो और अच्छे ढंग से कर रहे हैं। मतलब वो दर दर मतलब वो क्या कहते हैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते नहीं, हैं। नहीं, आप इसमें एक एक बात आप ये बताइए, हमारा प्रधानमंत्री कहता है मैं 18 घंटा काम करता हूँ। हुँ, तो सवाल पूरा हो जाने दीजिए। वो कहता है हम 18 घंटा काम करते हैं। और आप देखते हैं कि मज़दूरों की ज़िंदगी में भी 12-13 घंटा काम अब आम बात हो गई है। और एक पूंजीपति हैं, इन्फोसिस के चेयरमैन, वो कहते हैं कि लोगों को 16 घंटा काम करना चाहिए। एक समय तक ये लड़ाई रही कि काम के घंटे 8 हों, 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मनोरंजन। सही। आज तकनीकी विकास तो हो रहा है, लेकिन काम के घंटे लोगों के बढ़ रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर आपके काम के घंटे बढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी से किस चीज़ का खात्मा होगा? जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि आपके जीवन से साहित्य चला जाएगा, संगीत चला जाएगा। आपके जीवन से आपकी जो हॉबी है, जिसको आप कहते हो कि ये मेरी हॉबी है, आपकी ये व्यक्तित्व की कोई एक पहचान है, कोई काम मन के बहुत करीब है, शायद वो छूट जाएगा। सही। तो उसके एब्सेंस में जो व्यक्ति है, उसका मशीनीकरण होगा। और जब व्यक्ति बायोलॉजिकल रोबोट में तब्दील होता है तो उसकी संवेदना सबसे पहले मरती है। तो आपको नहीं लगता है कि ठीक है, आप एजुकेशन से लोगों को जो है वो पढ़ा लिखा दोगे, लेकिन वो पढ़ा लिखा कर उसको बना क्या रहे हो? क्या बायोलॉजिकल रोबोट बना रहे हो? अब बायोलॉजिकल रोबोट पे क्या हम बोलें, जिस अभी आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ही हैं, तो 18 घंटे काम करते हैं, तो उन पे हम क्या बोलें? अब वो हमको तो लगता है वो पढ़े लिखे नहीं हैं पहली बात। अभी उनकी डिग्री पे तमाम चर्चाएँ हो रही हैं और पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह से बातें नहीं करेगा कि हम 18 घंटे काम करते हैं। हम सिर्फ़ 6 घंटे में वो बाथरूम कब जाता है, फ्रेश कब होता है और ब्रश कब करता है, नाश्ता कब करता है, तमाम चीज़ें हैं। आप नाश्ता करने बैठ जाइए आपको 20 मिनट लग जाएगा, बहुत जल्दी आप करेंगे तब। तो हमको लगता है वो झूठ बोलते हैं और अब हम क्या बताएँ पूरी नहीं, आप सिर्फ इतना बताएं कि काम के घंटे कितने होने चाहिए। काम के घंटे 8 घंटे 10 घंटे बहुत हैं। और जब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो काम के घंटे कम होने चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए? नहीं, कम होने चाहिए, अब कम हो ही गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। पहले का समय देखिए, पहले हम लोग गाँव में मैं 2000 आप 2000 के नियर अबाउट जाइए या 98 99 उधर जाइए, आप गाँव में एक टीवी लग जाता था तो उससे लोग बैठ करके लगभग 50 लोग 60 लोग बैठ करके देखते थे। आज वो समय है? आप आज एकदम कोई नहीं है, आज क्योंकि मोबाइल का युग आ गया, मोबाइल के युग में क्या हुआ कि वो बैठ करके रील देख रहा है और पता लगा 2 घंटे काम किया तो 20 मिनट वो रील देखता है। तो युग बदला ना, हम लोग एडॉप्ट किए। अब कोई टीवी देखते हुए मिलता ही नहीं है। घर में भी टीवी लगी है, मोदी जी का भाषण अगर चल रहा तो कहते हैं जाने दो, लफाजी ये कर रहा होगा। इस तरह की बातें आती हैं। मैं नहीं कहता हूँ वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आम जनमानस में ये चीज़ें आ रही हैं अब। तो हमारा जो अपना मानना है इस चीज़ों को देख करके कि हमारा ये है कि शिक्षा ही और स्वास्थ्य ही है, देश को आगे ले जा सकता है और उसी में सारी चीज़ें निहित हैं। क्योंकि वो किसी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो ही पिएगा वही गुर्राएगा। दहाड़ेगा? गुर्राएगा या दहाड़ेगा,
तो इसलिए शिक्षा को हम बाजारीकरण ना करके हम ऐसी व्यवस्था करें कि जो मतलब अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, जो शिक्षा का अधिकार हाँ, सबको मिल अंतिम सके। व्यक्ति तक पहुंच सके। और हमारे देश में क्या है कि मतलब मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात कर ले रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर ले रहा हूँ। शिक्षा का वो व्यवस्था है कि मास्टर साहब बैठे हैं, उनके टेंशन दिमाग में ये चल रहा है, पढ़ाने का टेंशन उनका नहीं, उनका दिमाग ये चल रहा है कि हम मिड डे मील में आज हमको बनवाना क्या है और उसको कौन सी ऐसी चीज बनवाए जिसमें मेरा कुछ बचे। तो जब टीचर इस सोच से वहां जाएगा विद्यालय पे, तो वो बच्चों को कहाँ से लाएगा। तमाम 5,000 लगभग विद्यालय बंद होने के, समर्च के उस पे आ चुके हैं। तो कारण यही है, आप टीचर को फ्री छोड़िए और उस पर दबाव बनाइए कि आप पढ़ाइए, और आप पढ़ाएंगे जब तो जाहिर सी बात है, चलिए ठीक, आज 40 बच्चे हैं, कल 400 बच्चे होंगे। वही मैं जो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहा हूँ, गांव में आप चले जाइए, टीचर वहां 5,000, 7,000, 10,000 में 7-7, 8-8 घंटे पढ़ा रहे हैं क्लास में जाकर के, और पता लगता है वहां 50 बच्चों से शुरू किया, आज उनके पास 500, 1,000, 1,500 बच्चे हैं। और हम तनख्वाह उनको कितना दे रहे हैं, मुश्किल से 10 या 12,000। वो उसी 10-12 हजार में अपनी रोजमर्रा की चीजें टीचर कर रहा है। 10-12 हजार में आप किताबों के पीछे जो है उसका मूल्य लिखा होता है, कितने पे वो बिक रही किताबें। हाँ? तो जब किताबें बिक रही हैं, अगर आप उस किताबों देखिए, साइंस की किताब भी देखिए, जो आदमी 10-12 हजार रुपए कमा रहा है, वो अपना भरण पोषण, अपने हेल्थ का बजट, वो अपने घर की रसोई का बजट, उसके बाद वो कितना पैसा किताबों पे खर्च करता कुछ नहीं खर्च कर पाता होगा। इसी तो जो व्यक्ति पढ़ेगा नहीं, वो क्या पढ़ाएगा। तो मेरी बतिया तो सुन लीजिए, मैं वही आपको बताने वाला हूँ। जब हम 60,000, 70,000, 1 लाख तक प्राइमरी का टीचर पा रहा है, ठीक, उसको हम उलझा दिए हैं किसमें, वो मिड डे मील देखे और पार्टी का तमाम मतलब सरकार की जो योजनाएं हैं उसको देखे, ठीक। तो पहली बात तो दूसरा काम कर नहीं पाएगा। तीसरी चीज, अब आते हैं हम प्राइवेटाइजेशन पे। प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट स्कूल है, वहां अगर हम किसी टीचर को लगा देते हैं तो खड़ा रहेगा बोर्ड पे, अगर खड़ा रहेगा तभी भी बच्चे स्वयं पढ़ेंगे। तो वो सिर्फ रास्ता दिखाता है, उनको ज्ञान नहीं दे पा रहा अच्छी तरह से, जिस तरह का ज्ञान देना चाहिए। क्योंकि भाई जो 10,000, 12,000 में पढ़ाएगा वो कितना पढ़ा होगा, वो भी हमको लगता है वही ग्रेजुएशन होगा, ग्रेजुएट कर लिया होगा। तो लेकिन वो फिर भी उन बच्चों को उस तरह से एक राह दिखा रहा है कि आप इस पर चलिए और आप ये पढ़ेंगे और आप इससे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। और हमारे जो सरकारी, क्योंकि वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो यही कहता है कि आप जाइए और आप जब जाएंगे क्लास में तो आप कुछ ना कुछ पढ़ाएंगे। हम ही आप ही लोग हैं, किताब खोल करके ऐसे बैठे रहिए, पढ़ने पलटते रहिए, तमाम चीज़ें ऐसी होंगी जो हमको याद हो जाएगा। तो वही चीज़ें वहाँ भी चल रही हैं, वो किताबों के पन्ने पलट रहे हैं, लेकिन जो जिस तरह की ज्ञान आनी चाहिए उस तरह की ज्ञान वो टीचर हम लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन फिर भी वहाँ भीड़ लगी है। एक आखिरी सवाल, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, हाँ। तो बस मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से सरकार की ये नियत है कि वो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से अपना हाथ खींच रही है, शिक्षा का बजट भी कम कर रही है। एकदम कर रही है। अभी मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि भारत से बाहर जाकर पढ़ने वाले लोगों का जो बजट है वो हमारे के शिक्षा के बजट के दुगने से ज्यादा है। मतलब जो लोग बाहर जाकर विदेशों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनकी कैपेबिलिटी है, जिनके पास, जिनके माँ बाप की जेब में पैसे की ताकत है, वो इतना खर्चा कर रहे हैं कि उसके आधे से भी कम हमारे शिक्षा का बजट है। सही। तो ये पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से जब सरकार विड्रॉ करेगी या धीरे धीरे हाथ खींच रही है, तो इसका प्रतिफल सबसे अधिक वंचित तबके पे पड़ेगा। पड़ ही रहा है, चाहे वो SC ST OBC का वो गरीब तबका हो, गरीब तबका हो, या जो है मार्जिनलाइज सेक्शन के ऊपर भी पड़ रहा है इसका असर। मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हो, मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग का मतलब है कि एक रूरल बैकवर्डनेस भी है, दलित बस्ती, हाँ, गांव में रहने या गांव में जो आबादी बसी हुई है, तो उसके पास उस तरीके का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है बनिस्बत शहर की आबादी के। तो उन सब पर इसका असर पड़ेगा और इसका प्रतिफल ये हो रहा है कि वो भारी संख्या में स्कूल ड्रॉप आउट बढ़ रहा है। तो अगर शिक्षा का अधिकार आबादी से छीन लिया जाए तो मुझे लगता है कि सवाल पूछने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। तो अब उसी पे मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकार है वो यही चाहती है, चाहे केंद्र का मंत्री हो या स्टेट का विधायक मंत्री हो, इनके बच्चे जो हैं
वो विदेशों में पढ़ते हैं, हार्वर्ड में पढ़ेंगे, कैम्ब्रिज में पढ़ेंगे, मतलब वो अपने बच्चे को शिक्षा कहाँ दे रहे हैं? विदेश में दे रहे हैं, और यहाँ के बच्चों से क्या कर रहे हैं? शिक्षा छीन रहे हैं। ठीक, इनके हाथों में क्या दे रहे हैं? जिंदाबाद मुर्दाबाद। तो और जब यहाँ के बच्चे पढ़ लेंगे, क्योंकि उनका बच्चा है, पढ़ करके आएगा, वो सवाल इनसे नहीं पूछेगा, ना तो अपने मंत्री बाप से पूछेगा, क्योंकि उनके लिए ही तो वो सब कुछ लूटपाट भ्रष्टाचार कर रहा है। तो यहाँ जब यहाँ के लोग पढ़ेंगे, जो गरीब हैं, रूरल से आते हैं या गांव से आते हैं, वो जब पढ़ेगा और पढ़ेगा तो वो सवाल करेगा सरकार से कि आपकी ये नीति खराब है, या आपकी ये सड़कें खराब है, या आप ये भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हैं। ठीक, तो अब क्या होता है कि वो बेचारे जिनको सवाल पूछना है वो शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं, जिनको सवाल नहीं पूछना है वो शिक्षा पा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, जैसे अमित शाह का लड़का है जैसा है, भाई उसके पास ऐसी कौन सी शिक्षा है जो बीसीसीआई का चेयरमैन बना हुआ है। और तीसरा आप ले लीजिए, वही अरुण जेटली के पुत्र हैं, वो भी एक विदेश से पढ़ करके आए, एक कंपनी में है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। मैं तो नाम भी ले रहा हूँ कि भाजपा से सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप किसी भी बड़े नेता का आप ले लीजिएगा, वो उनकी कोई एक कंपनी होगी, वो विदेश से पढ़ करके आए हैं, और यहाँ के बच्चों को जिनको शिक्षा मिलनी चाहिए उनके हाथ में वो दे दिए हैं वही हिंदू बनाम मुस्लिम करो कि अरे भाई साहब आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएंगे। वो डराते हैं कि अरे भाई साहब हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है। गजब, आप कहीं भी चले जाइए, या संघ का हो या भारतीय जनता पार्टी का आदमी हो, ये वही समझाते हुए मिलेगा आपको कि अरे भाई साहब अगर मुस्लिम बढ़ जाएंगे तो आपकी स्थिति क्या होगी। ये वो नहीं कहेंगे कि भाई साहब या बेटा जी या बाप जी आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दीजिए, आप 2 कपड़े कम पहनिए, 2 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित करिए। वो ऐसा कभी नहीं समझाते। वो ये समझाएंगे कि मुस्लिम बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा, क्रिश्चियन बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा, फलाना बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा। हमको तो आज भी लगता है कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को अगर किसी ने संभाला है तो हमको लगता है क्रिश्चियन। जितने भी आप ले लीजिए, चाहे लिटिल फ्लावर ले लीजिए, सेंट फ्रांसिस, तमाम स्कूलों का नाम किसका किसका मैं बताऊं। नहीं, ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।